हेलो स्टूडेंट्स, एम कुमार सर फिर आप लोगों की सेवा में न्यू वीडियो के साथ। तो लेक्चर नंबर 6 आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लिए होंगे। हमको आशा ही नहीं पर विश्वास है आप लोगों पर। आज हम आप लोगों को न्यू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताएंगे। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर 3 है, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ध्यान दीजिएगा, डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सबसे पहले आपको जो बात बताएंगे वो बताएंगे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट बताने के बाद आपको हम बताएंगे डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट के डिफिनीशन पर। देखिए, आपसे अगर पूछा जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन बताइए, तो आप तो यही कहेंगे कि जिस टेम्परेचर पर कोई लिक्विड जो है वो फ्रीज करना स्टार्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, पहले सुन लीजिएगा उसके बाद समझिएगा। जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस का सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे देखिए वाटर है, वाटर को लेकर के समझा रहे हैं। ये वाटर का लिक्विड फॉर्म है, वाटर का ये लिक्विड फॉर्म है, और वाटर का सॉलिड फॉर्म आइस, इसके ऊपर में हम आइस रखे हुए हैं। यह क्या है? वाटर का सॉलिड फॉर्म है। आपसे पूछा जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का बताइए, तो आप कहते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ध्यान दीजिएगा 0, हाँ फ्री, एक बात और ध्यान देना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है। उसमें क्या है, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा टेम्परेचर। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। समझे? तो चलिए डिफिनीशन को समझते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, तो आप कहेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ध्यान दीजिए 0 डिग्री सेल्सियस में होगा क्या? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर जितना आइस में कन्वर्ट करेगा उतना आइस भी वाटर में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस का सॉलिड फॉर्म लिक्विड में कन्वर्ट करता है और लिक्विड फॉर्म सॉलिड में कन्वर्ट करता है, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सेम सबस्टांस कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस का सॉलिड फॉर्म लिक्विड में और लिक्विड फॉर्म सॉलिड में, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा कि जितना आइस जो है वाटर में कन्वर्ट करेगा उतना वाटर भी आइस में कन्वर्ट करेगा। समझ गए? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिफिनीशन है। आप लोग इसको जल्दी नोट कीजिए। और हम चल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट के सेकंड डिफिनीशन में। ये फर्स्ट डिफिनीशन था, ये फ्रीजिंग पॉइंट का पहला डिफिनीशन है। दूसरा डिफिनीशन आप लोग देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेकंड डिफिनीशन भी। तो सेकंड डिफिनीशन आप लोग देखिए कि फ्रीजिंग पॉइंट कहते किसको हैं। पहले आप लोग को ग्राफ के द्वारा समझाएंगे, उसके बाद हम लिखवाएंगे। चलिए, ये तो आप लोग को पता होगा कि टेम्परेचर को अगर इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे देखिए, समझिएगा, ये आइस है, अगर आप इस आइस को हीट करेंगे
टेम्परेचर इसको दीजिएगा, तो क्या ये टेम्परेचर दीजिएगा तो आइस मेल्ट करेगा ना। ये आइस जो है वो क्या करेगा, मेल्ट करेगा, ये मेल्ट होगा आइस, और मेल्ट होने के बाद ये पूरा लिक्विड वाटर बन जाएगा लिक्विड स्टेट में, समझ रहे हो। तो हीट करने के बाद इसका स्टेट चेंज होगा, सॉलिड था तो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में आएगा, लिक्विड स्टेट में आएगा। और हीट करने से क्या होता है, उसका वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ग्राफ बनाकर आपको समझा रहे हैं उस पर। चलिए, इस कोऑर्डिनेट पर हम ले रहे हैं वेपर प्रेशर को, यहाँ पर हम ले रहे हैं टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है और वो वेपर प्रेशर है। अब आपको क्या करना है, आइस लीजिए। तो हमको ये बताइए कि आइस अगर लिए हैं तो इसका वेपर प्रेशर तो कुछ होगा। चलिए मान लेते हैं वेपर प्रेशर यहाँ पर है, समझते रहिएगा साहब, है आइस का वेपर प्रेशर यहाँ पर है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ पर क्या लेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, समझे। आइस का वेपर प्रेशर यहाँ पर है। अब आप इसको टेम्परेचर दीजिए। तो हमको ये बताइए कि जब आइस को आप टेम्परेचर दीजिएगा तो टेम्परेचर देने से इसमें दो चेंज आएगा। एक चेंज आएगा, इसका स्टेट चेंज होगा, जो सॉलिड था वो लिक्विड धीरे धीरे मेल्ट करके वाटर बनेगा, ये लिक्विड स्टेट में, समझ रहे हो। और दूसरा चेंज इसमें होगा ये कि टेम्परेचर देने से इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर देने से वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा और इसका जो सॉलिड था वो लिक्विड में चेंज करेगा। तो चलिए यहाँ पर आइए, टेम्परेचर स्टार्ट कीजिए। तो ये आइस था, इसका वेपर प्रेशर बढ़ना इंक्रीज करेगा, ये सॉरी इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने के बाद ये क्या हुआ है, आइस क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा ना, समझ रहे हो, लिक्विड भी तो कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पर ये जो आइस था, टेम्परेचर जब दे रहे हैं तो ये चेंज कर रहा है, लिक्विड वाटर में चेंज कर रहा है, और यहाँ आने के बाद ये पूरा आइस क्या बन गया है, वाटर बन गया है। लेकिन अभी भी आप क्या किए हैं, टेम्परेचर को कंटिन्यू रखे हैं। तो अब ये यहाँ से क्या हो गया है, अब ये वाटर बन गया है, समझ रहे हो ना, अब ये वाटर बन गया है। टेम्परेचर को कंटिन्यू किए हैं तो इसका वेपर प्रेशर यहाँ से इंक्रीज करेगा, फिर बढ़ेगा। लेकिन ये क्या हो गया है, अब ये लिक्विड स्टेट में वाटर हो गया है, समझ रहे हो। तो कहे कि सर ये डिफिनीशन आप बता रहे थे ना, डिफिनीशन क्या कहना चाहते हैं आप, फ्रीजिंग पॉइंट की डिफिनीशन इसमें कहाँ पर है। तो देखिए डिफिनीशन फ्रीजिंग पॉइंट का सेकंड डिफिनीशन है, आप लोग यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, ये सेकंड डिफिनीशन है। देखिए जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस के सॉलिड का वेपर प्रेशर, ये देखिए आइस का वेपर प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पर आइस खत्म हो गया है। जिस टेम्परेचर पर सबस्टांस के सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर, यहाँ पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर जहाँ पर सेम हो जाता है ना, उस जहाँ पर इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे हो। और ये तो आपको पता होगा कि जिस टेम्परेचर पर किसी सबस्टांस का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, समझे। तो डिफिनीशन आप लोग सेकेंड लिखिए, द टेम्परेचर एट विच, लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ
सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट इज इक्वल known as freezing point। known as freezing point। समझ रहे हो? तो ये फ्रीजिंग पॉइंट का सेकेंड डिफिनीशन है, इसको आप लोग माइंड में सेट करेंगे। अब हम आ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। चलिए ये आप लोग लिख लिए होंगे। तो आज हम चल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट को कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग सब कुछ जो है धीरे धीरे माइंड में सेट करते चलेंगे और पूरा आप लोग अपना नोट्स अच्छा से बनाइए, क्योंकि जैसे ही ये चैप्टर पूरा ख़त्म होगा आपको न्यूमेरिकल बनवाया जाएगा, इसलिए उसमें पूरा आपको सिलेबस पता है, पूरा आपको ये चैप्टर क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर के आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। अब ये नहीं कि न्यूमेरिकल दे दिया गया और आप लोग पढ़े ही नहीं हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छा से नोट्स बनाइए घर पर। चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, इसमें आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर आप ऐड करते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए फिगर पर आप लोग ध्यान देंगे। देखिए किस तरह से आप लोग हम समझा रहे हैं, समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए, ये प्योर लिक्विड है। प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट, समझे। ये प्योर लिक्विड सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हम मान लेते हैं TF0 है। प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट TF0 है। आप लोग क्या कीजिए, अब इसमें मिलाइए कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाइए। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट समझ रहे हो, जो वोलेटाइल नहीं हो, मतलब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होता हो, वैसे सॉल्यूट को बोलते हैं हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझे। अब आप इसमें क्या कीजिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाइए। किसमें मिलाना है, प्योर लिक्विड में। प्योर लिक्विड मतलब सॉल्वेंट में मिलाना है। हमको ये बताइए पहले कि प्योर लिक्विड ये तो सॉल्वेंट है, जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला दिए हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जब आप मिला दिए हैं तो अब ये क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है ना, नहीं बन गया है, बन गया है। तो इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखिए, सब समझ में आ रहा है, मान लेते हैं TF है। देखिए क्या आप बता रहे हैं, इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो। ये तो आप लोगों को बात पता होगा ही कि अगर आप प्योर लिक्विड में
नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं तो इसमें इंटरमोलेक्युलर फोर्स बढ़ जाता है। इंटरमोलेक्युलर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मोलेक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका यहाँ पर जो मोलेक्यूल्स है प्योर लिक्विड का, इसके मोलेक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर है, लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिला देंगे तो अब इसके जो मोलेक्यूल्स हैं ना एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, नियर में आ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा है। और जब इंटरमोलेक्युलर फोर्स इसका ग्रेटर तो वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर। इंटरमोलेक्युलर फोर्स ग्रेटर तो वेपर प्रेशर लोअर होगा। तो पहले आप लोग इसी पॉइंट को लिखेंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड when a non-volatile solid dissolve in pure liquid then vapor pressure of solution decreases। देखिए आपको सब पता है, फिर भी लिखवा दिए, वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, समझे। चलिए अब आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट समझ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाने से इसमें होगा क्या। अभी आपको क्या बताया गया है, अभी आपको क्या बताया गया, फ्रीजिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में चलिए देखिए, माइंड यहां सेट कीजिए बोर्ड पर, माइंड आप लोग सेट कीजिए बोर्ड पर। देखिए तो आप लोगों को बताया गया फ्रीजिंग पॉइंट के डिफिनीशन में, देखिए इस पॉइंट में लिखवाना है, लेकिन उसके पहले आप लोग को ये समझाएंगे हम। फ्रीजिंग पॉइंट के डिफिनीशन में आपको बताया गया, ये वाटर है लिक्विड में और इसके ऊपर में आइस है, समझे। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या देखे आप कि आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट करेगा लिक्विड में, और लिक्विड कन्वर्ट करेगा सॉलिड में, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं अगर इस वाटर में, तो उस केस में क्या होगा कि जिस रेट से आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा था, वह रेट जो है पहले से डिक्रीज कर जाएगा। जिस रेट से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा था, वह रेट पहले से डिक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब कि अब ये थोड़ा सा इनका स्पीड जो है ना कन्वर्ट होने का स्लो हो जाएगा। ये आइस वाटर में, वाटर आइस में, अब थोड़ा धीरे धीरे कन्वर्ट होंगे अगर मिला देंगे तो, ठीक है ना। वही बात आप लोगों को इस पॉइंट में लिखना है। When a non-volatile solid dissolve in pure liquid, dissolve in
प्योर लिक्विड, रेट ऑफ कन्वर्जन, रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एंड also liquid into solid both decreases, both decreases when a non-volatile solid dissolve in pure liquid, then rate of conversion of solid into liquid and also liquid into solid both decreases, क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। समझ रहे हैं ना। एक बात और, ये तो लिख समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सब कुछ पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, केवल प्रिंट करने के चक्कर में नहीं रहिए। अच्छा से अपने नोट्स बनाइए और समझिए। ये साइंस है, हिस्ट्री का क्लास नहीं चल रहा है। ये अच्छा से समझिए, माइंड में सेट कीजिए सब कुछ, छोटी छोटी बातों को माइंड में सेट करते चलिएगा, आगे आपके लिए इजी होगा। चलिए, तो अब जो पॉइंट यहाँ लिखवाएंगे, उस पॉइंट को लिखने से पहले आप समझिए, आपको क्या बताया गया कि नॉन वोलेटाइल सॉलिड को अगर आप मिलाते हैं, किस में मिलाना है, प्योर लिक्विड में। नॉन वोलेटाइल सॉलिड को प्योर लिक्विड में अगर मिलाते हैं तो इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स बढ़ जाता है। इंटरमोलेकुलर फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका जो मोलिक्यूल्स है ना, वह प्योर लिक्विड से नज़दीक आएगा। ये प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, समझ रहे हो, बोलो। ये प्योर लिक्विड है और इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड को हम मिला दिए हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाने से क्या होगा जी, इसमें इंटरमोलेकुलर फोर्स बढ़ेगा। कहने का मतलब कि इसके जो मोलिक्यूल्स हैं ना, एक दूसरे के नज़दीक होंगे, और यहाँ पर इसके जो मोलिक्यूल्स हैं ना, इनके तुलना में थोड़ा सा डिस्टेंस पर रहेंगे, जिसकी वजह से इसमें जो मोलिक्यूल्स है उनका वेलोसिटी कम होगा और इसमें जो मोलिक्यूल्स है उनका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। वेलोसिटी ज़्यादा होने से मतलब इसमें मोलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होगा। तो जब इसके मोलिक्यूल्स नज़दीक हैं तो सिंपल सा मतलब है, इसका जो मोलिक्यूल्स है वो जल्दी एसोसिएट हो जाएगा, एक दूसरे से एसोसिएट कर जाएगा इसमें, समझ रहे हैं ना, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स में ज़्यादा है और अट्रैक्शन ज़्यादा है तो जल्दी एसोसिएट होगा। कहने का मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वह प्योर लिक्विड से कम होता है। इसके जो मोलिक्यूल्स हैं वह एक दूसरे से जल्दी एसोसिएट होंगे, जबकि इसके मोलिक्यूल्स जल्दी एसोसिएट नहीं होंगे। ये मोलिक्यूल्स दूर दूर पर डिस्टेंस पर है और यहाँ पर क्या है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो नज़दीक में है, समझ रहे हो। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, वह प्योर लिक्विड से क्या होता है, क्या होता है, प्योर लिक्विड से कम होता है। लिखिए पॉइंट देने के बाद, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन the freezing point of pure liquid, is less than the
प्योर लिक्विड। प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है ना, तो आप लिखेंगे प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, समझ रहे हो, TF0। ये ग्रेटर होगा किससे, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से, समझ रहे हो। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखिएगा, इसको हम माने थे TF और इसको माने थे हम TF0। समझ में आ रहा है ये। देखिए ये तो आप बात क्लियर कर दिए कि प्योर लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्यूशन से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो आप तो नाम से भी पकड़ सकते थे। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन घट जा रहा, तो सॉल्यूशन का यहाँ घट जाएगा। इसके पीछे में लेक्चर 6 में आपको बताया गया था इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इलिवेट कर जाना मतलब बढ़ जाना, तो वहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर लिक्विड से ज़्यादा था। और यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट की बात अगर आएगी तो प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन से ज़्यादा होता था। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब आप लोग लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन यही ना पढ़ना है आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कौन ज्यादा होता है, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिफिनीशन खत्म। प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगला हेडिंग है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझे। तो क्या बताया गया, डिफरेंस बिटवीन, जल्दी लिखिए, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी प्योर लिक्विड, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड एंड solution is called depression in freezing point। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो भाई मेरा दोस्त नहीं है, आप ही का दोस्त है। तो हम तो कितना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, इसमें आप ही का दोस्त है, तुम नहीं समझ में आ रहा है तो। हाँ एक बात और है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, डेल्टा TF से डिनोट किया जाता है, समझ रहे हो। तो आप यहाँ लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस क्या करेंगे, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। ये अब आप लोग को बताएंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में राउल्ट साहब क्या बोले थे, यहाँ पर भी वही आए हैं। तो अब राउल्ट्स लॉ देखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में वह क्या बोले हुए हैं, लेकिन इसके लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में वो क्या बोले हुए थे, ठीक है। चलिए
लिखेंगे राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बोलो, नहीं बोलिएगा, क्यों जी, क्यों नहीं बोलिएगा? मेरे से दुश्मनी है? नहीं ना। चलिए आइए देखिए राउल्ट्स ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, उसके बाद आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में क्या बोले थे। देखिए वहां पे बोले थे ये साहब जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी डायरेक्टली होता है सॉल्यूशन के मोलालिटी के। और यही बात सेम टू सेम बोले हुए हैं यहाँ पर बोले हुए हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखेंगे इसको, डेल्टा टी एफ। और सेम बात बोले हैं डायरेक्टली होता है सॉल्यूशन के मोलालिटी के, समझे? तो वही बात यहाँ पर ही बोले हैं। चलिए आप लोग इनके लॉ को लिखिए। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the molality of the solution, molality of the solution, समझे? ये बोले थे साहब जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन के मोलालिटी के डायरेक्टली होता है। लिख लिए होंगे इसको। चलिए ये सॉल्यूशन का क्या है, मोलालिटी है। ये भी आपको पता होगा, इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है डेल्टा टी एफ, इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट कौन सा आएगा, यहाँ के एफ लिखेंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो एफ लिखेंगे। और बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखते थे, के भी लिखते थे, के एफ इंटू एम। देखिए के एफ का क्या नाम है, के एफ को बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, समझ रहे हो? बोलो, इसका सेकंड नेम भी आप लोग याद रखेंगे, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट, क्रायोस्कोपी कांस्टेंट है। समझे? वहां पर देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो कांस्टेंट आया था वो केबी था, इसका नाम था मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इसका नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। समझ रहे हो? चलिए इसको जल्दी से थोड़ा प्रिंट कीजिए, जल्दी से प्रिंट कीजिए। हो गया? चलो देखो तो, इसको फिर से आप लोग को हम लिख कर दिखा रहे हैं। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम, सही है। डेल्टा टी एफ को बोलो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी एफ होता है सॉल्यूशन का, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू ये क्या होगा,
KFM होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होगा। ये TF है ना, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको उस साइड ले जाइए और इसको इधर लाइए। तो उस केस में बताइए इसको हम क्या लिखेंगे, जब इसको उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, आप लिखेंगे TF इक्वल टू, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा माइनस KFM प्लस, बोलो क्या होगा, बोलो नहीं बोलेगा, TF नॉट। क्या ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, y इक्वल टू mx प्लस c पर है? तुरंत ग्राफ खींचिए, तुरंत जल्दी से, उतना सोचना नहीं है, खटाक से पेन उठाइए और तुरंत कॉपी पर घसेट दीजिए। तो y इक्वल टू mx प्लस c, y एक्सिस पर बोलो क्या है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है mx, x एक्सिस पर क्या है, मोलालिटी है। C तो आपको पता है ना, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहीं करा दीजिए आप, चलिए यहाँ हम करा दे रहे हैं, इंटरसेप्ट हो गया C, तो क्या है C की जगह पर, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ये पता है y इक्वल टू mx प्लस c, m क्या होता है, स्लोप। तो देखो स्लोप क्या है इसमें, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव है तो यहाँ से नीचे की ओर आइएगा। स्लोप निकालने के लिए आप लोगों को आता होगा ये थीटा, बोलो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा ना, इक्वल टू क्या होगा, माइनस KF। ये समझ रहे हो? तो ये ग्राफ था, जल्दी से आप लोग ग्राफ को नोट कीजिए। और तब हम आ रहे हैं नेक्स्ट में देखिए, यूनिट बता रहे हैं KF का यूनिट क्या होता है। तो KF का यूनिट बताने के लिए आप लोग हेडिंग लिखेंगे यूनिट ऑफ KF। KF का यूनिट बताने के लिए आप लोग को ये बताइए क्या बोला गया, डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KFM होता है। डेल्टा TF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट प्योर लिक्विड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन था। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टेम्परेचर में होता है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस भी क्या आएगा, टेम्परेचर ही आएगा। तो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, बोलो केल्विन, समझ रहे हो, केल्विन। तो लिखेंगे K इक्वल टू KF, यूनिट इसका बताना है तो छोड़ दीजिए, ये मोलालिटी है। क्या आप लोग को पता है कि मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूट का मोल और बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है। तो अब यहां से यूनिट आ गया, टेंशन नहीं लेना है। बोलिए KF इक्वल टू क्या लिखेंगे यूनिट, केल्विन kg पर मोल। कौन तो कह रहा है कि सर ये तो KB का यूनिट था, तो हाँ KB और KF दोनों का यूनिट एक ही होता है। ये फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हो जाता है और वो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हो जाता है, दोनों का यूनिट सेम होता है। समझ रहे हो? चलिए ये लिख लिए होंगे। अब आप आइए नेक्स्ट में, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF, तो आप इसको डिफाइंड कैसे कीजिएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को। तो इसके लिए यहां पर आइए, बोलिए डेल्टा TF इक्वल टू क्या होता है, KFM होता है। इफ m इक्वल टू 1, मोलालिटी 1 हो तो बताइए वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, मोलल सॉल्यूशन बोलते हैं ना। नहीं जी, नहीं बोलते हैं, बोलो बोलते हैं मोलल सॉल्यूशन। तो मोलालिटी अगर 1 हो तो बोलो क्या उस कंडीशन में होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF। बस डिफिनीशन खत्म। आप डिफिनीशन दीजिएगा ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का, मोलल सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहलाता है।
मोलल, चलिए लिखिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, समझे? एक ये तो समझ गए। एक पॉइंट और है, उसको आप नोट करके लिखेंगे। कहीं सर नोट करके क्या लिखवाना, देखिए, डिफरेंट सॉल्वेंट का केएफ का जो वैल्यू है ना वह डिफरेंट होता है। कहने का मतलब कि जब तक आप सॉल्वेंट को चेंज नहीं करेंगे केएफ का वैल्यू चेंज करने वाला नहीं है। केबी के साथ भी कुछ ऐसा ही बात होता है, जब तक आप सॉल्वेंट को चेंज नहीं करेंगे केबी का वैल्यू भी चेंज करने वाला नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिए कि नोट करके लिखेंगे यहाँ पर। ऐसे तो केएफ का वैल्यू और केबी का वैल्यू ये क्वेश्चन देगा अगर आपसे पूछा जाएगा तो, फिर भी आप लोग नोट करके लिख लेंगे यहाँ पर। डिफरेंट सॉल्वेंट है, डिफरेंट सॉल्वेंट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ केएफ, और तब आप लोग लिखेंगे के फॉर वाटर इज 1.86 केल्विन केजी पर मोल। यही होता है। ऐसे केएफ का अगर वैल्यू आपको याद है, वाटर के लिए केएफ का वैल्यू 1.86 होता है तो सही है, अगर याद नहीं है तो भी सही है क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। अब आपको बताएंगे, इस पर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन देखिए, आप देखिए यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जेईई मेन का है, प्रीवियस ईयर का, ये पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान देखेंगे। पहले ये कह क्या रहा है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, पहले समझिएगा। इथिलीन ग्लाइकोल इज यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन ए कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ ठंडा जगह है वहाँ पर इथिलीन ग्लाइकोल का यूज जो है वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट मतलब कि यह फ्रीज होने से रोकता है, इथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हैं वहाँ पर। तो कह रहा है कि 4 kg वाटर में इथिलीन ग्लाइकोल कितना मिलाया जाए ताकि वह वाटर -6 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करे। जैसे जहाँ पर ठंडा जगह है, गाड़ी के रेडिएटर में वाटर डाला जाता है, देखे होंगे ना आप लोग, रेडिएटर देखे हैं गाड़ी का? नहीं देखे हैं? 4 व्हीलर का तो देखो, बस ट्रक में रेडिएटर होता है, उसमें वाटर डाला जाता है। तो गाड़ी के रेडिएटर में वाटर डाला जाता है। तो हमको ये बताइए कि अगर वो आपकी जो वैन है अगर ठंडे जगह पर चल रही है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी गाड़ी के रेडिएटर में जो वाटर फिलअप किए हुए हैं वह क्या होगा, फ्रीज करेगा, और फ्रीज करेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी का जो रेडिएटर है वह डैमेज हो सकता है, फट सकता है। समझ रहे हैं? उस केस में क्या होता है कि वाटर के साथ इथिलीन ग्लाइकोल को मिला करके और तब आप अपने गाड़ी के रेडिएटर में डालते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है कि 4 kg वाटर है, इथिलीन ग्लाइकोल उसमें आप कितना मिलाएंगे ताकि वह वाटर -6 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करे। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है, आप लोग लिखना होगा तो लिख लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है,
जेई मेन का क्वेश्चन है। कब का ये क्वेश्चन है? 2011 का। ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ये जेई मेन का है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। देखिए वाटर का केएफ का वैल्यू आपको दे दिया, और फिर यहाँ पर क्या किया है, इथिलीन ग्लाइकोल का मोलिक्यूलर मास भी आपको दे दिया है 62, इसका मास भी आपको दे दिया है। समझ रहे हो? तो देखिए कैसे आप इसको बनाएंगे। ये तो आपको पता है ना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या बोले हैं हम, केएफएम होता है। डेल्टा टीएफ को क्या लिखेंगे, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, केएफएम। बोलो एम इक्वल टू क्या होता है, ये मोलालिटी है ना, ये मिटाएंगे हम क्वेश्चन को। तो बोलिए मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट बाई क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, और केजी में ही आपको दिया हुआ था। देख लीजिए क्वेश्चन में 4 kg ऑफ वाटर कह रहा है, तो सॉल्वेंट का वेट चाहिए केजी में, और केजी में ही आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहां पर आप रखेंगे 4 kg। आप देखिए सॉल्यूट का क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो बताइए क्या मोल निकालना है आपको, नहीं पूछा है, मास पूछा हुआ है। तो मास पूछा है तो आप फॉर्मूला लगाइए नंबर ऑफ मोल का। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू पता होगा ना आपको। चलिए चलते हैं, ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट है। प्योर लिक्विड कौन सा है, सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट इसमें कौन सा है, वाटर सॉल्वेंट है। बोलिए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, बोलो, हाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का दिया था कि कितना मिलाया जाए वाटर में, इथिलीन ग्लाइकोल कितना मिलाया जाता, जब मिला देंगे तो सॉल्यूशन बन गया। अब तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ था कि -6 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं करे। समझ रहे हो? केएफ का वैल्यू क्वेश्चन दिया हुआ है 1.86 है। यहां देखो सॉल्यूट का क्या है, मोल। तो मोल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट यानी कि मोलेक्युलर वेट, तो मोलेक्युलर वेट दिया हुआ है 62। तो यहां रख दिए, सब कुछ सेट करते चलिए, मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट। तो फॉर्मूला वेट 62 क्वेश्चन दिया था। बाई होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो कितना केजी दिया है सॉल्वेंट का, 4 kg। ये होगा 6, यहां पर आइए 1.86 इंटू, आप लिखेंगे ये W/62 इंटू, बोलो 1/4। सही है। अगर आप इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहां पर 100 हो जाएगा ना, बोलो, नहीं बोलेगा। 4 से कटाइए इसको, ये हो जाएगा 4 से नहीं कटेगा। चलिए कराइए इसको, आप 2 से ले चलिए पहले। चलिए 2 से ले चलते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, ये 9 और ये 3 हो जाएगा। समझ रहे हो? अब आइए चलते हैं W इक्वल टू आप इसको क्या लिखेंगे, W इक्वल टू आप लिखेंगे 6 इंटू 100 इंटू 62 इंटू 2, और बाई में आप क्या लिखेंगे 93 लिखेंगे ना। तो बताइए उस केस में आप क्या करेंगे, इसको 6 ले कटाइए, इसको 6 ले कटाएंगे तो ये 1,
यहाँ पर 6 था, इसको आप 3 से ले चलिए तो 3 2 3 and 1, ये कटेगा 62, कितना आ जाएगा 2 ना, ये कितना आ जाएगा 4 8 800 आएगा आपका आंसर। आपका ये आंसर कितना आ जाएगा 800 ग्राम। समझ गए? तो इस तरह से ये आपका न्यूमेरिकल खत्म। ओके, थैंक यू। आज क्लास में यहीं पर